नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर निकोलो मैकियावेली की बायोग्राफी और इनकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में। तो निकोलो मैकियावेली, जिनको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, ये कौन थे और इनके राजनीतिक विचार क्या थे, इसे हम आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें मैकियावेली की फिलोसॉफी की, जिसको मैकियावेलिज्म कहा जाता है, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, थोड़ी नेगेटिव इन नेचर है। और उसका कारण ये है कि अगर आप उनके सेंट्रल आइडिया की बात करें मैकियावेलिज्म की, तो वो कहता है कि द एंड जस्टिफाई द मीन। एंड जस्टिफाई द मीन। एंड जस्टिफाई द मीन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी काम किया, कोई भी आपका काम था, कोई आपका गोल था, कुछ पर्पस था, उसको अचीव करने के लिए कोई प्रोसेस फॉलो किया होगा। कुछ भी प्रोसेस फॉलो किया होगा, वो या तो एथिकल रहा होगा या अनएथिकल रहा होगा। तो मैकियावेली कहते हैं कि आपने कोई भी प्रोसेस फॉलो किया हो, चाहे आपने एथिकल फॉलो किया हो, चाहे अनएथिकल फॉलो किया हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आया है या नहीं। अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आया है तो आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि एक डिस्टर्बिंग बात है। ये केओटिक बात है कि अगर आप अनएथिकल वे से अपने टारगेट्स को अचीव करते रहेंगे तो सोसाइटी में हार्मनी नहीं बचेगी, सोसाइटी के अंदर एक तरीके से डिस्टर्बेंस आ जाएगा। लेकिन मैकियावेली को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मैकियावेली क्या कहते हैं कि सत्ता में रहने के लिए एक प्रिंस को चाहे शाम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपनानी पड़े तो वो अपनाए, बस उसे सत्ता में रहना इंपॉर्टेंट है। उसे अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करे, वो सब चलता है, वो सब कुछ जस्टिफाई है। जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसी तरीके की बातें इन्होंने पॉलिटिक्स में कही थी। तो ये जो फिलोसॉफी है, इसके काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के जो पॉलिटिशियंस हैं और ज़्यादातर पॉलिटिशियन और ज़्यादातर जो बिजनेसमैन हैं, वो मैकियावेलिज्म को फॉलो करते हैं। क्योंकि मैकियावेलिज्म जो है वो आपको सत्ता की गारंटी देता है, वो सत्ता में रहने के आपको तरीके बताता है कि सत्ता में रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए आप किस किस तरीके से मतलब कौन कौन से रास्ते अपना के, चाहे कोई भी करप्ट रास्ता हो, ब्रूटैलिटी हो, इनमोरलिटी हो, आप कोई भी रास्ता अपना के सत्ता में बने रह सकते हैं। तो इस तरीके की बातें करता है मैकियावेलिज्म। इसीलिए जो लोग हैं वो मैकियावेलिज्म को फॉलो करते हैं, जो आधुनिक पॉलिटिशियंस हैं वो। तो इन मैकियावेली की फिलोसॉफी को समझेंगे और ये किस तरीके के व्यक्ति थे और किस तरीके का इनका जीवन रहा कि इन्होंने इस तरीके की फिलोसॉफी को एक तरीके से प्रसारित किया। तो समझते हैं। तो निकोलो मैकियावेली कौन थे? ये थे इटालियन रेनेसां के पॉलिटिकल फिलोसोफर। रेनेसां का जब पीरियड था इटली में, और इटली क्या पूरे यूरोप में रेनेसां का जब पीरियड चल रहा था, जो कि पुनर्जागरण का या पुनरुत्थान का एक आंदोलन माना जाता है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक, ठीक है। तो उस समय के फिलोसोफर थे जो कि कंजर्वेटिव आइडियाज़ में बिलीव नहीं करते थे, अपनी एक नई फिलोसॉफी दी। और वो जो फिलोसॉफी थी उसमें इन्होंने और भी काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी किताब है वो है द प्रिंस, जो इन्होंने 1532 में लिखी थी। इसमें जो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलोसॉफी दी, वो इनको इनकी रेपुटेशन को एक सामने लेके आता है कि ये किस तरीके के व्यक्ति थे। एथिस्ट थे, इमोरल थे, और ये सत्ता के लिए पावर मंगूर एक तरीके से इनको कहा जाता है, इस तरीके के व्यक्ति थे। हालांकि देखिए, बात करें अगर इनके पक्षधरों की, जो लोग इनको पक्षधर हैं, जो मैकियावेली को पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि मैकियावेली जो हैं वो प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, वो ह्यूमन नेचर को बहुत ही गहराई से समझते थे। वो जानते थे कि जो इंसान है वो थोड़ा कपटी तरीके का होता है, चंचल होता है, वो वादा खिलाफत करता है। वो इन्होंने बात कही है ह्यूमन नेचर के बारे में। तो ये तो प्रैक्टिकल थे, जो इनके समर्थक हैं वो ये कहते हैं, और ये समझते थे कि सही में सत्ता में रहने का तरीका क्या है। आप सत्ता में रहोगे तभी तो आप परिवर्तन ला सकते हैं। तो इनके पक्ष के लोग ये बातें भी कहते हैं। तो दोनों ही तरीके के लोग हैं, एक वो हैं जो इनको पक्ष लेते हैं, एक वो हैं जो इनके अपोजिशन में हैं, ठीक है। तो मैकियावेली की जो किताब है द प्रिंस, इसको कहा जाता है कि ये आधारभूत किताब है रियल पॉलिटिक की। रियल पॉलिटिक यानी जो एक तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म है इसका पॉलिटिक्स का, उसके लिए एक हैंडबुक है। और इसीलिए इस किताब की वजह से इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, और इनको फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है।
ठीक है, तो इनका जन्म से लेके इनकी फिलोसॉफी तक अब हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है। एज ए स्कॉलर मैकियावेली ने पॉलिटिक्स में काम किया। ये सेक्रेटरी रहे थे फ्लोरेस्टाइन रिपब्लिक के। फ्लोरेस्टाइन रिपब्लिक की मैं आगे बात करूंगा। फ्लोरेस्टाइन जगह है इटली में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वहाँ पे जो स्टेट था वहाँ पे सेक्रेटरी रहे थे, वहाँ पे डिप्लोमेट भी रहे थे। एज ए स्टेट्समैन भी इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। फिलोसोफर तो थे ही, राइटर थे, पोइट भी थे, पोइट्री भी लिखी है इन्होंने, प्लेज भी लिखे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑथर थे। और पॉलिटिकल इनकी जो फिलोसॉफी है जिसको आज तक दुनिया पढ़ती आ रही है, ये 90 पेज की किताब जो है प्रिंस, इसकी कॉपी दुनिया भर में बहुत बिकने वाली किताबों में से है ये। तो इस तरीके के फिलोसोफर थे। इनकी बात करें इनकी अर्ली लाइफ की, तो 3 मई 1469 को फ्लोरेंस नाम की जगह थी इटली में, वहाँ पे मैकियावेली का जन्म होता है। इनके पिता का नाम था बर्नार्डो डी निकोलो मैकियावेली, जो कि एक लॉयर थे, और इनकी माता जो थी, इनकी माँ, उनका नाम था बर्नोल्मिया डी सफोनोनेली। ठीक है, ये इटालियन नाम है, तो मैं अगर सही से प्रोनाउंस ना करूं तो माफ़ कीजिएगा। और ये अपने भाई बहनों में बड़े बेटे थे, हालांकि इनसे 2 बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई था, तो 4 भाई, 4 कितने हो गए, 2 और 1 3, 1 4 भाई बहन हो गए ये। और इनके तीनों बहनों का नाम ये दे ही रखा है आपको, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ बाप का नाम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता फिलोसोफर में, उसकी फिलोसॉफी ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पे रहे, कहाँ घूमे, थोड़ा बहुत ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लोरेंस है इटली में। तो आज का जो रिपब्लिक ऑफ इटली आपको दिखता है, इस तरीके का नहीं था इटली पहले। इटली कुछ इस तरीके का था, 15वीं शताब्दी में बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। अगर इटली के यूनिफिकेशन की बात करें तो उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। 1871 में जाके इटली पूरी तरीके से यूनाइट हुआ था। ये आज का जो इटली आप देखते हैं, 1871 में किंगडम ऑफ इटली बना था। आपको याद होगा गैरीबाल्डी, मजीनी और कैंट काउर ने मिलके, उनके योगदान से ये जो है इटली जो है किंगडम एक बड़ा स्टेट बन पाया था। उससे पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब से रोम, जो बहुत बड़ी रोमन अंपायर जो है, उसका जब पतन हुआ था, उसके बाद से ही इटली छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था। तो इस इटली में यहाँ पे फ्लोरेंस नाम की जगह में मैकियावेली का जन्म हुआ। और काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइम था ये, डिस्टर्बिंग टाइम एज ए पॉलिटिकल केओस था यहाँ पे, क्योंकि ये छोटे छोटे किंगडम आपस में पावर के लिए लड़ते रहते थे और कोई इनमें यूनिटी थी नहीं। और कोई दूसरी पावर जो थी, ओटोमन अंपायर, जैसे ओटोमन से पहले जो यहाँ अंपायर हुआ करता था, जो ईस्टर्न रोमन अंपायर जिसको बोलते हैं, बेंजेंटाइन, वो भी इन पे बार बार अटैक करता रहता था। तो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं थी इटली में उस समय। तो उस समय पे इनका जन्म होता है जब सिटी स्टेट्स का टाइम हुआ करता था। और उसके बाद इन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो ली, जिसमें इन्होंने ग्रामर पढ़ी, इन्होंने रियोटिक्स में भी स्टडी करी। रियोटिक्स यानी कि वाक्पटुता, एक पॉलिटिशियन को वाक्पटु होना चाहिए, एरिस्टोटल ने कहा था, याद है आपको। मैं जब बात कर रहा हूँ कि ये मॉडर्न डे पॉलिटिक्स के फादर माने जाते हैं मैकियावेली, लेकिन अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस के फादर किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है एरिस्टोटल को, जिनको बायोलॉजी का भी फादर माना जाता है, जिनको कुछ हद तक फिलोसॉफी का भी फादर फिगर माना जाता है। तो वो जो हैं एरिस्टोटल जो हैं वो फादर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और मैकियावेली जो हैं वो आधुनिक पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं। इनकी वाइफ और चिल्ड्रंस की बात करें तो 1502 में मैकियावेली की शादी हुई मैरिएटा कोर्सिनी से, और इनके बच्चे थे 6, जिसमें 4 बेटे और 2 बेटियां थी इनके। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। इंपॉर्टेंट जो है वो इनकी फिलोसॉफी और इनका कैरियर है। अब बात करते हैं कैरियर की। 1494 में जो फ्लोरेंस नाम की जगह थी, यहाँ पे मेडिसी फैमिली का यहाँ पे रूल हुआ करता था 1494 तक। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद ये जो मेडिसी फैमिली है इसको यहाँ से निकाल दिया गया। 60 साल का रूल इनका ख़त्म हुआ और यहाँ पे एक रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, अगर बात करें रोमन अंपायर की, तो रोमन अंपायर के इतिहास में आप जाओगे 3rd, 5th, 4th सेंचुरी पीछे, तो वहाँ पे पहले सीनेटर की व्यवस्था हुआ करती थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट ही हुआ करती थी। लेकिन बाद में आगे चल के रोमन अंपायर में जो सीजर आए, सीजर के बाद से फिर से वहाँ पे एक तरीके से मोनार्की आ गई और राजा के हाथ में सत्ता आ गई। पहले वहाँ पे भी रिपब्लिकन हुआ करता था। तो इटली में रिपब्लिकन गवर्नमेंट का इतिहास थोड़ा लंबा रहा है, तो उसको हम रोमन अंपायर के इतिहास में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मेडिसी फैमिली जो है वो एक्सपेल होने के बाद उनको जब निकाल दिया गया यहाँ से, तो मैकियावेली जो एक समझदार डिप्लोमेट माने जाते थे, समझदार व्यक्ति माने जाते थे, इनको एज ए डिप्लोमेट्स यहाँ पे जॉब ऑफर की गई। फ्लोरेसेंट रिपब्लिक की जो सरकार बनी थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, वहाँ पे इनको एज ए डिप्लोमेट जॉब दी गई। उसके बाद मेडिसी फैमिली जो है 1498 तक पूरी तरीके से एग्जाइल पे थी। और उसके बाद
मैकियावेली को यहाँ पे चांसलर बनाया गया। ये पूरी की पूरी जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी यहाँ पे उनको चांसलर बनाया गया। धीरे धीरे क्या होता है कि मैकियावेली की पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्टेब्लिश होता जाता है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। और मैकियावेली जो है आगे चल के सेक्रेटरी ऑफ DCD लिबर्टा नाम की एक जगह है, वहाँ के भी सेक्रेटरी बनते हैं। तो काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक मिशंस पे जाते हैं, अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उस समय छोटे छोटे स्टेट्स में तो बटा हुआ था, तो उनके बीच में कुछ इंटरनेशनल रिलेशन भी इस्टेब्लिश होते थे, तो उस पर भी इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके अलावा ये फ्रांस, रोम और बहुत सारी जगहों पे गए थे। लुइस 12 से भी ये जाके मिले थे, स्पेनिश कोर्ट में भी गए थे मैकियावेली। तो वहाँ ये जो इनका पॉलिटिकल जर्नी है एज ए डिप्लोमेट, एज ए सेक्रेटरी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी सरकारों का अध्ययन किया, समझा कि ये सरकारें किस तरीके से काम करती हैं, और उसी के बाद इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी थी। तो ये चीज़ें, ये जो इनका कैरियर है, ये इनको एज ए गाय, एज ए पर्सन वो मैच्योर कर रहा था, चीज़ों को एक तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म इनको दिखा रहा था। तो इन्होंने अपनी फिलॉसफी जो है वो कैसे ऐसे ही बैठे बैठे नहीं लिख दी, इन्होंने एज ए डिप्लोमेट काफ़ी काम किया है, लोगों को समझा है, राजनीति को समझा है, तब जाके अपनी फिलॉसफी को लिखा है। ठीक है, तो एज ए एक्टिव लीडर ये 16वीं शताब्दी में खुद इमर्ज हुए। उसके बाद फ्लोरेस्टाइन रिपब्लिक जो है, इसकी जो सरकार थी, उसके अंदर जो मिलिट्री थी वो कॉमन लोगों की मिलिट्री थी, क्योंकि मेडिसी फैमिली की जो मिलिट्री थी उसको तो डिस्पोज कर दिया था। तो इन्होंने कुछ कैंपेन भी किए, मिलिट्री कैंपेन भी किए आसपास के छोटे छोटे जगहों पे। पीसा नाम की एक जगह थी जहाँ पे 1509 में इन्होंने एक कैंपेन किया था और पीसा को इन्होंने हरा दिया था। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी 1509-1510 तक, लेकिन बाद में ये चीज़ें ज़्यादा चल नहीं पाई और अब मैकियावेली के हाथ से सत्ता जाएगी और बहुत ही गलत तरीके से इनके साथ ट्रीटमेंट भी होगा। देखिए 1512 में मेडिसी फैमिली की को मदद मिली स्पेनिश आर्मी की, और उन्होंने फिर से ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी इसका तख्ता पलट कर दिया, और 1512 में आके मेडिसी फैमिली फिर से यहाँ पे सत्ता में आ गई। तो क्या हुआ, मेडिसी फैमिली 1494 में गई थी और 1512 में ये वापस सत्ता में आ गई है। और इस 15 जो साल का समय है, 6 और 12 18 साल का समय, इस समय पे एक तरीके से एज ए डिप्लोमेट काम किया था मैकियावेली ने। यूं ही मेडिसी फैमिली यहाँ पे वापस से रिस्टोर हुई पावर में, सबसे पहले मैकियावेली को यहाँ से पावर से, उनके ऑफिस से हटा दिया गया और इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि मेडिसी फैमिली जो है, ये जो है मैकियावेली जो है वो मेडिसी फैमिली के खिलाफ एक तरीके से षड्यंत्र रच रहे थे और इनको एक तरीके से इनके खिलाफ जा रहे थे। हालांकि ठीक बात है, कुछ हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि मेडिसी फैमिली को एक्सपेल करने के बाद जिस सरकार बनी थी उस सरकार में मैकियावेली खुद थे, एज ए गवर्नमेंट में ऑफिशियल थे वो, तो इनके ऊपर आरोप तो लगने ही थे। लेकिन इन्होंने किसी तरीके का कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची थी, कोई प्लॉट नहीं किया था ऐसा। ये बाद में जब इनको जेल में डाला गया, पहले तो जेल में डाल के इनको काफ़ी यातनाएं दी गई, लेकिन बाद में ये निर्दोष साबित हुए ऐसा माना जाता है। और बहुत चतुर व्यक्ति थे मैकियावेली, तो वो जानते थे कि पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट से कैसे निकलना है, तो वो जल्दी ही निकल गए। ज़्यादा टाइम वो जेल में रहे नहीं, ऐसे नहीं कि जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, और वो यहाँ से निकल गए। हालांकि उनके ऊपर ये चीज़ लगाई गई, ये बाउंडेशन लगाई गई कि वो यहाँ से जो राजधानी है वहाँ से निकल जाएंगे और अपने गांव में, जो उनका एंसेस्टर विलेज है, वहाँ पे जाके रहेंगे, और किसी तरीके के पॉलिटिकल सिनेरियो में वो देखेंगे ही नहीं। पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी ख़त्म कर दी गई यहाँ पे, तो पॉलिटिकल कैरियर तो ख़त्म हो गया इनका मैकियावेली का। उसके बाद वो अपने गांव गए और वहाँ पे जाके इन्होंने जो चीज़ें सीखी थी उसके ऊपर अपनी बुक्स और ये सब चीज़ें उन्होंने लिख ली। तो पॉलिटिक्स से यहाँ पे वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल ट्रीटीज़ लिखना ही शुरू कर दी। पॉलिटिकल ट्रीटीज़ मतलब एक तरीके से निबंध और एक तरीके से एसेज इन्होंने लिखने शुरू कर दिए कि क्या क्या चीज़ें पॉलिटिक्स में इन्होंने सीखी हैं और किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, ह्यूमन नेचर किस तरीके का होता है और सरकार कितनी तरीके की होती है, सरकार को काम किस तरीके से करना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल फिलोसोफर बन गए और इनके बाद इन्होंने अपना काम किया। और वो किताबें कौन कौन सी हैं, एक किताब लिखी इन्होंने द डिस्कोर्स ऑन लेवी, द डिस्कोर्स। ये डिस्कोर्स की जो किताब है ये इन्होंने लिखी है एंशिएंट रोमन अंपायर के बारे में, जिस समय वहाँ पे एक तरीके से रिपब्लिकन गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो 293 BC में सेमेंटाइन वॉर से पहले, जो थर्ड सेमेंटाइन वॉर हुआ, इससे पहले रोमन अंपायर के अंदर हुआ करता था क्या,
वो हुआ करती थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट। तो इस रिपब्लिकन गवर्नमेंट के डिस्कशन के ऊपर इन्होंने अपने अपने फिलोसफिकल आइडिया भी दिए हैं, पॉलिटिकल विचारधारा भी रखी है और उसकी हिस्ट्री को भी यहाँ पे लिखा है। तो ये तो डिस्कोर्स नाम की किताब है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है द प्रिंस, ठीक है, जिसके अंदर ये बात करते हैं मोनार्की की और प्रिंसिपालिटी की, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के ऊपर तो इनकी फिलोसॉफी आधारित है, इसको तो हमें पढ़ना ही है। ऑन द आर्ट ऑफ वॉर 1521 में इन्होंने ये किताब भी लिखी और कुछ प्ले और कुछ पोएम्स भी लिखी, जैसे मैंड्राके एक सटायरिस्टिक प्ले था। सटायरिक प्ले जो होता है ना, कटाक्ष करने वाला सरकारों पे और इन चीज़ों पे, तो सटायरिस्टिक प्ले था मैंड्राक, वो भी इन्होंने लिखा है। तो प्रिंस जो किताब है इसमें इन्होंने लिखी है, ये किताब है द थ्योरी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट के ऊपर, रियल पॉलिटिक के ऊपर, कि आपको सत्ता बचाने के लिए, अपने स्टेट को बचाने के लिए क्या कुछ कर गुजरना चाहिए। उसके लिए आपकी कोई लिमिट तय नहीं है। एक सत्ताधारी को, एक प्रिंस को, एक राजा को, एक पॉलिटिशियन को अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरीके की बात कही है। इसी को मैकियावेलिज्म कहा जाता है और ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी का आधार माना जाता है कि किस तरीके से पावर में आएँ और किस तरीके से उस पावर को मेंटेन करके रखें। ये प्रिंस बुक के अंदर मेन फिलोसॉफी है, जिसको हम अब पढ़ेंगे क्रमबद्ध ऑर्डर से। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो दो चरणों में इसको बताया गया, एक तो मोनार्की या रिपब्लिक होती है, दूसरी टायरनी होती है। टायरनी यानी तानाशाही। तो 3 चरणों में होना चाहिए वैसे, मोनार्की, रिपब्लिक अलग, फिर उसके अलावा मोनार्की और उसके अलावा टायरनी अलग। तीनों अलग सरकारें होती हैं, ठीक है। रिपब्लिक से भी टायरनी बन सकता है और मोनार्की से भी टायरनी बन सकता है। तो टायरनी तो अलग तरीके की हो गई, यहाँ तो तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप होती है। रिपब्लिक और मोनार्की भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि रिपब्लिक में जो है जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने लीडर्स को चुनती है, और मोनार्की में पीढ़ी दर पीढ़ी आता है या फिर राजा अपने आप को सेल्फ अपॉइंट करता है, तो वो मोनार्की हो जाती है, ठीक है। तो इस बारे में उसने बात की। तो मोनार्की और रिपब्लिक की कुछ इन्होंने बात करी कि उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ उसके चीज़ें होती हैं, कुछ उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। उसमें क्या होती है, ये स्टेबल गवर्नमेंट होती है काफ़ी, और इसमें जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो जनता होती है, वो इसको पसंद करती है, वो इनके फेवर में होती है, इनके भी खिलाफ नहीं होती। यहाँ पे जो लीडर हैं उसमें काफ़ी वर्च्यू होते हैं, क्योंकि जनता उसको अपना तभी मानती है क्योंकि उसमें कुछ गुण होंगे, जनता के प्रति वो बेनिवोलेंट होगा तभी उसको मानेगी। और जनता जो है वो भी काफ़ी वर्चुअस होती है, जनता भी समझदार होती है, तभी रिपब्लिकन गवर्नमेंट बना सकती है, अपने चुन के नेता बना सकती है, ठीक है। इनके पास काफ़ी एक तरीके से लिबर्टी होती है, जो सत्ता होती है उसका पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक गवर्नमेंट होती है जो कि एक कानून के आधार पे काम करती है, जो ज़्यादातर लोगों के इंटरेस्ट में जो कानून बनाए जाते हैं उसी तरीके से काम करती है। और सभी क्लास जो हैं उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे अधिकार होता है। ये बात एक जर्नल आइडिया आपको खुद को भी है कि रिपब्लिक में ऐसा होता है। मोनार्की में भी कुछ चीज़ें होती हैं कि सबको मौका नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का पॉलिटिक्स में। लेकिन बात करें अगर टायरनी की, टायरनी जिसमें डिक्टेटरशिप जिसको बोल सकते हैं, तानाशाही जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम लिबर्टी होती है। लिबर्टी तो न के बराबर होती है, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते। जनता जो है वो बिल्कुल कम वर्चुअस होती है, बिल्कुल एक तरह से थोड़ी बेवकूफ़ होती है, तभी तो उसके ऊपर कोई तानाशाह आके बैठ सकता है, तभी तो कोई तानाशाह आके उनको रूल कर सकता है, वरना तो जनता उसका तख्ता पलट कर ही देती। तो पॉलिटिकल लिबर्टी तो आप भूल जाइए, बहुत कम उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, वही उनके लिए एक लिबर्टी है। और यहाँ पे जो है लिबर्टी होती है अपर क्लास जो है, जिनके पास रूलिंग क्लास है या फिर जो शाही क्लास है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, लिबर्टी होती है इन कंपेयर टू मासेस। जनता के पास बहुत कम गुण होते हैं, कम समझदारी होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर रूल किया जाता है। कोई मेरिट नहीं होता, मेरिट डीमेरिट के हिसाब से लोगों को उनके पद नहीं मिलते, किसी भी आधार पे जो डिक्टेटर के पास में है उसको उसके पद मिल जाते हैं। ये तो एक जर्नल एक इन्होंने आइडिया दिया है जो कि सबको पता ही है। अब जो बात करी है स्टेट की, तो स्टेट में मैंने बताया आपको 3 होते हैं, रिपब्लिक होती है, मोनार्की होती है, टायरनी होती है। तो अब रिपब्लिक और मोनार्की दोनों से ही टायरनी निकल सकती है। तो ऐसे आप देखें तो सरकार के 2 ही टर्म हुए, स्टेट में 2 ही तरीके की सरकार हुई। एक तो रिपब्लिक है जो कि जनता की चुनी हुई सरकार है, और एक प्रिंसिपालिटी है, मोनार्की है, जो कि सेल्फ अपॉइंटेड है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। इनमें से कहीं से भी डिक्टेटर्स निकल सकता है। हो सकता है रिपब्लिक से ही कोई नेता आगे चल के डिक्टेटर बन जाए, जैसे हिटलर बना था तो रिपब्लिक से ही तो बना था, वो चुन के ही तो आया था। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मोनार्की से तो बहुत सारे डिक्टेटर बने ही हैं, ठीक।
तो रिपब्लिक के बारे में जो बात हुई, जो ये पॉपुलर रोल जिसको कहा जाता है, जिसमें जनता जिसको चुनती है अपने रूलर को, इसके बारे में तो इन्होंने द डिस्कोर्स के बारे में किताब में बात कर ली, ठीक है। और उसमें उन्होंने अपने ज़्यादा पॉलिटिकल फिलोसॉफी नहीं दी है, उसमें ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में बात की है, एंशिएंट रोम के बारे में बात करी है। बात इन्होंने जो ज़्यादा अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को स्प्रेड किया है वो बात करी है इन्होंने मोनार्की या प्रिंसिपालिटी के बारे में। प्रिंसिपालिटी यानी प्रिंस का जहां पे रूल होता है, राजा का किंगमैनशिप जिसको बोलते हैं, किंगशिप बोल सकते हैं। यहां पे प्रिंस बोला है इन्होंने बार बार, तो प्रिंसिपालिटी बोल देते हैं या किंगमैनशिप भी बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपालिटी भी दो तरीके की होती है, एक तो हेरिडेटरी के लिए होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बॉर्न प्रिंस, जो कि पैदा ही एक राजा के घर पे हुआ है, तो उसके पास तो राजनीतिक सत्ता बिना मेहनत के ही आ गई है। तो वो तो एक ऐसा पॉलिटिशियन है, उसको सत्ता के बारे में सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसने तो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखी है, उसके माँ बाप ने ही उसको सिखा दिया कि भाई सत्ता को कैसे चलाना है, किस तरीके से। उसके पास तो ये तो चैलेंज ही नहीं है कि उसको सत्ता में कैसे आना है, ये तो स्ट्रगल उसके पास है ही नहीं। सत्ता को मेंटेन करने का स्ट्रगल इसके पास भी है। और एक दूसरा जो राजा है, जो कि न्यूली एक्वायर्ड राजा है, न्यूली अपॉइंटेड राजा है, या तो जनता ने उसको अपना राजा माना है, अपना लीडर माना है, या फिर वो खुद ही सेल्फ अपॉइंटेड है, किसी वॉर या बैटल में जीत के यहाँ पे राजा बना है। तो इस आदमी के सामने कुछ चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे। इस आदमी के सामने चैलेंजेस ये रहेंगे कि वो या तो सत्ता में आए कैसे, और फिर सत्ता में आ गया तो सत्ता को मेंटेन कैसे करके रखे। तो इस चीज़ के लिए जो है मैकियावेली उन्होंने एडवाइस दी हैं, और इसी एडवाइस के ऊपर बुक आधारित है द प्रिंस। द प्रिंस जो किताब है वो ये जो न्यूली एक्वायर्ड प्रिंस है, इसको सत्ता को मेंटेन करने के लिए, सत्ता में इस्टेब्लिश रहने के लिए जो एडवाइस दी गई है उसी के ऊपर आधारित एक किताब है, जो कि छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही मशहूर किताब है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, काफ़ी नेगेटिव इन नेचर भी है। इसके बारे में हमें बात करनी है कि किस तरीके के उन्होंने फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और अपनी एडवाइस प्रिंस को दी हैं, और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे प्रिंस के सामने, उन सभी की भी व्याख्या उन्होंने डिटेल में करी है। पहले इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बात की, जो कि देखिए आपको अब लगेगी किस तरीके की बातें इन्होंने करी हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर को समझेगा तभी प्रिंस आगे बढ़ के अपनी पॉलिटिक्स को सुचारू रूप से चला सकता है। तो इन्होंने देखो दो कोट हैं, इनको समझिए। पहला कोट है, मैन आर सो सिंपल ऑफ माइंड एंड सो मच डोमिनेटेड बाय देयर इमीडिएट नीड एंड दैट ए डिसीटफुल मैन विल ऑलवेज फाइंड प्लेंटी हु आर रेडी टू बी डिसीव्ड। तो आदमी जो है ना, जो ह्यूमन बीइंग है, वो इस तरीके का आदमी है कि उसको अपनी इमीडिएट नीड के लिए वो किसी का फ़ायदा नुकसान कुछ भी कर सकता है। वो किसी को धोखा देने के लिए भी तैयार है। अगर वो तैयार है कि कोई भी आदमी उससे धोखा खाने के लिए तैयार है, तो वो उसको धोखा दे देगा, और वो अपने मीन को, अपने जो फ़ायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो मतलब छलावी, कपटी है, ये मैकियावेली कहते हैं। हर आदमी ऐसा नहीं होता। आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी ही कपटी है, छली है, जो दूसरों को धोखा देने के लिए तैयार रहता है अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैकियावेली इसी शेड को देखते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो पॉजिटिव शेड है उसको देखते ही नहीं है। मैकियावेली ग्रे शेड में देखते नहीं है, ह्यूमन बीइंग की नेचर को नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं। आगे वाला देखिए, दूसरा भी यही कहता है कि ऑफ मैनकाइंड वी मे से इन जनरल दे आर फिकल, हिपोक्रेट एंड ग्रेट इन गेन। वो जो ह्यूमन बीइंग है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो तो फिकल है, वो वादा खिलाफत करता है, वो अपनी बातों से पलटू है, वो हिपोक्रेट है, वो ग्रीडी है, वो अपने गेन के लिए कुछ भी, किसी को भी नुकसान कर सकता है, वो एग्रेसिव है, सेल्फिश है, और जब भी डेंजर आएगा तो वो भाग जाएगा आपको अकेला छोड़ के। इस तरीके की ह्यूमन नेचर के बारे में बात की है, जो कि काफ़ी नेगेटिव बात करी है इन्होंने उसमें अपनी फ़िलोसॉफी में। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले लोग ये सब चीज़ें थे नहीं, नेगेटिव बातें नहीं करते थे। रियल पॉलिटिक की जो सत्ताधारी हुआ करते थे वो लोगों का इस्तेमाल नहीं करते थे, और अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ अनएथिकल काम नहीं करते थे, लेकिन अपनी पॉलिटिकल फ़िलोसॉफी में इसी ने उतारा। मैकियावेली ने ही इन चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। तो वो एक ऐसी बातें हैं। तो इन अजम्पशंस के हिसाब से तो ह्यूमन बीइंग सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, फिकल है, ऐसा व्यक्ति है ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए आगे चल के देखिए ये क्या कहते हैं कि भाई इस तरीके की नेचर है ह्यूमन बीइंग की। तो अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि वाई वी नीड ए प्रिंस। कि देखिए दो तरीके की सरकार कही ना भाई। एक बात ये कही कि एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है और एक प्रिंसिपलिटी है, तो रिपब्लिक को ही सपोर्ट कर देते, वहाँ पे तो जनता का ही रूल होता, जनता ही सब लीडर बना रही थी। तो प्रिंस की हमें ज़रूरत ही क्या है? तो प्रिंस की ज़रूरत ही इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन नेचर को काफ़ी नेगेटिव सेंस में देखते हैं मैकियावेली।
तो वो कहते हैं कि अगर पॉपुलर रूल भी होगा, रिपब्लिकन गवर्नमेंट भी होगी, तो वो लोग जो हैं वो अपने अपने हितों के लिए वहाँ पे लड़ेंगे, वहाँ पे नेशन का जो इंटरेस्ट है उसको वो लोग भूल जाएंगे। और वो पॉलिटिकल सिनेरियो को देख चुके थे। जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी 15-18 साल तक मेडिसी फैमिली की अब्सेंट में, तो वो भी काफ़ी करप्ट थी। तो उस करप्ट सिनेरियो को देख के उन्होंने इस ह्यूमन नेचर को पूरा जर्नलाइज कर दिया कि ह्यूमन बिहेवियर तो बहुत सेल्फिश और इगोइस्टिक है। इसकी वजह से क्या है कि लोग जो हैं अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए, अपने पदों के इजाफे के लिए कुछ भी दूसरों का नुकसान करते हैं। वो देश के भले और हित और अहित की सोचते ही नहीं हैं। इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है। उसमें लोग अपने हितों की वजह से देश के हित को भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है एक लॉलेसनेस आती है, अनार्की फैल जाती है। और इस अनार्की को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसे प्रिंस की ज़रूरत है जो कि पूरे देश के इंटरेस्ट को समझे और इस देश को, इस नेशन को फॉल होने से बचाए, जो कि एक डेमोक्रेटिक डेस्पोट हो। डेमोक्रेटिक डेस्पोट यानी कि डेमोक्रेटिकली जो प्रिंस आता है, जो कि जनता की खुशी से, जनता की एक तरीके से जनता उसको मानती है कि एज ए लीडर। जैसे कि आप मान सकते हैं कि रशिया में जार जो बना था, पहला जार, तो उसको जनता ने अपॉइंट किया था। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको जनता ने अपॉइंट किया। तो जनता ने जिनको अपॉइंट किया हो और एज ए लीडर बनाया हो, सीजर को भी अपॉइंट किया था रोमन एम्पायर में। तो सीजर ने हालांकि वहां के सेनेटर्स को उनको हटाया था, लेकिन जनता का समर्थन था सीजर को। तो डेमोक्रेटिक डेस्पोट वो होता है जिसके पास मतलब जो राजा तो है लेकिन जनता की मर्जी से है, वो जनता उसको पसंद करती है। तो एक ऐसे डेमोक्रेटिक डेस्पोट की हमें ज़रूरत है जो कि निरंकुश हो, जिसके पास पूरी की पूरी सत्ता हो, सेंट्रलाइज पावर हो, जो कि अपने देश को समझ सके, देश के हित में कुछ काम कर सके। ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट नहीं कर सकती इतना काम जितना वो कर सकता है। ऐसी बात करते थे मैकियावेली। तो अब बात है कि इस प्रिंस की सत्ता का सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ पावर क्या होना चाहिए प्रिंस का। तो मैकियावेली ने जो समाज है उसको दो भागों में बांटा है। एक है वो जो नोबिलिटी है और दूसरी वो है जो कॉमन पीपल है। नोबिलिटी क्या है? जो कि शाही ग्रुप होता है, आप समझ सकते हैं, जो कि सत्ता के पास है, जो पहले से सत्ता जिनके पास रही हो, या फिर सत्ता के रिश्तेदार जो हैं वो। तो ये बहुत कम होते हैं, ओब्वियसली नोबिलिटी बहुत कम होती है, इनके पास पावर होती है ऑलरेडी, और ये हमेशा और पावर को चाहते हैं। पावर के हमेशा ये भूखे होते हैं, ये जनता को ओप्रेस्ड करना चाहते हैं, उनको दबा के रखना चाहते हैं, और ये ओप्रेस्ड करते हैं, इसीलिए जनता के बीच में इनफेमस भी होते हैं। जनता इनको नापसंद भी करती है कि ये देखिए हमारा शोषण कर रहे हैं। शोषण करेंगे तो नापसंद करेंगे ही लोग इनको। और इसी वजह से पावर हैंगरी होने की वजह से सत्ता में ये रिलायबल नहीं है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इस प्रिंस को, ये राजा जो है, इसको हमेशा चैलेंज करेंगे, इसकी सत्ता को खाने की कोशिश करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि इसको हटा के खुद वहाँ पे अपने आप को राजा घोषित कर दें। तो नोबिलिटी जो है वो तो कभी भी एक तरीके से प्रिंस के हित का काम नहीं कर सकती। ठीक है, उससे आप काम करवा सकते हैं, उनको ऊंचे पदों पे भी बिठा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि सत्ता की भूखी होती है नोबिलिटी, और वो हो सकता है आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचती हो। तो नोबिलिटी आपके पावर का सोर्स नहीं हो सकता। पावर का सोर्स कौन होंगे? कॉमन पीपल। क्यों? ये एक तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको अपने आप पॉपुलर बना देंगे। दूसरी बात, इनको कोई पावर का कोई ग्रिड नहीं होता, इनके पास ना तो पावर होती है, ना ही इनको पावर का लालच होता है। तो इनका कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं होता थ्रोन को। राजा का जो थ्रोन है उसको कोई थ्रेट नहीं है कि कल को आके कोई कॉमन आदमी आके बोलेंगे कि हमें राजा बनना है, तुम यहाँ से गद्दी से हटो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़्यादा रिलायबल हैं नोबिलिटी के कंपैरिजन में। हो सकता है कि ये लोग भी कभी रिबेल कर दें, हो सकता है, ये चीज़ है, लेकिन अगर इनको आप सेटिस्फाई रखोगे, इनको खुश रखोगे, तो नोबिलिटी से तो भले ये हैं। इसीलिए मैकियावेली कहते हैं कि पावर का जो सोर्स है वो कॉमन पीपल होना चाहिए, नोबिलिटी नहीं होना चाहिए। प्रिंस जो है वो इन लोगों का चहीता होना चाहिए। इन लोगों का चहीता तो कोई बन भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऊपर से अलग दिखाएंगे, अंदर ये कुछ और सोच रहे होंगे। नोबिलिटी का ये एक गुण है, ये दिखेगा ही उनमें हमेशा। नोबिलिटी में जो लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो ऊपर जाएं और जो उनका जो कॉम्पिटिटर है वो उनसे नीचे रहे, ये चीज़ है। तो अब ये बात आती है कि जो प्रिंस है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। वो सत्ता में आ गया, सत्ता में आने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट।
प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, यानी एक तो राज्य की व्याख्या नहीं करी है मैकियावेली ने, जैसे पुराने फिलोसोफर्स ने राज्य की व्याख्या करी, स्टेट क्या है, जैसे एरिस्टोटल ने भी करी, प्लेटो ने भी की, सोक्रेटिस, इन लोगों ने की, वो मैंने देखो उनकी बायोग्राफी में पढ़ा रखा है, अगर आप जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट का मतलब यहाँ पे पावर से ही है कि अपनी सत्ता का प्रिजर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रिंस के लिए, कि सत्ता ही हाथ में नहीं रही तो फिर क्या करोगे, सत्ता को बचाइए सबसे पहले, और उसके लिए आपको जो करना पड़े करिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सत्ता को किन चीज़ों से खतरा है और उन खतरों से निपटना कैसे है, इसके लिए मैकियावेली ने किस किस तरीके की बातें कही हैं। उसके बाद और ऑब्जेक्टिव्स में कहा कि उसको लोगों के बीच में पॉपुलर होना ज़रूरी है, उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ज़रूरी है, उसको अपनी टेरिटरी को एनिमी से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, अपनी मदरलैंड से प्रेम होना ज़रूरी है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और इन सभी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए उस व्यक्ति में एक वर्च्यू होना ज़रूरी है। वर्च्यू जो शब्द है वो इटालियन शब्द है, और ये इस शब्द की वजह से मैकियावेली पे एक और आरोप लगता है कि ये मिजोगेनिस्ट थे, यानी मिजोगनी यानी महिलाओं के खिलाफ थे, क्योंकि इस शब्द का मतलब होता है कि पुरुषवाद, यानी कि थोड़ा मस्कुलिन, इसका मतलब होता है मस्कुलिन, मतलब इन चीज़ों को करने के लिए आपको वो होना चाहिए, कहते हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में कहा जाता है कि दबाव में ला के रखो अपनी पावर से, अपने पुरुषत्व से इस चीज़ों को सबको आपको दबाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आप में अंदर एक मस्कुलिन पावर होनी चाहिए, ये वर्च्यू होना चाहिए, एक तरीके का वर्च्यू ही है, ये वर्ट्यू है वैसे तो, लेकिन ये गुण है तो इसीलिए मस्कुलिन गुण इसको बताया गया है। तो मैकियावेली के हिसाब से एक राजा के, एक प्रिंस के सामने कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, कौन कौन से थ्रेट आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं उसकी सत्ता को, और उन चैलेंजेस से उसको निपटना कैसे है, इसके लिए भी मैकियावेली ने सुझाव दिए हैं अपने प्रिंस को। और वो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, एक है फॉर्च्यूना यानी फेट, यानी फॉर्च्यून, किस्मत। फिर है कन्वेंशनल मॉरलिटी किस तरीके से आड़े आती है, नोबिलिटी क्लास किस तरह से आड़े आती है, कॉमन पीपल किस तरह से थ्रेट बन सकते हैं, और नेबरिंग स्टेट जो हैं, ये 5 थ्रेट बताई हैं प्रिंस के रूल के सामने, और इन थ्रेट को हटाने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए मैकियावेली ने जो एडवाइस दी हैं वो भी समझिए। तो फॉर्च्यून क्या है, फेट क्या है, कुछ ऐसी चीज़ जो अपने हाथ में नहीं है, जो हमारी लिमिट में नहीं है, वही तो फेट है। किस्मत वही तो है जो हमारे हाथों में नहीं है, जो कि कई बार उसको कहा जाता है गॉड्स विल, भगवान की इच्छा। तो इन चीज़ों में क्या कहते थे, जैसे कि भगवान की इच्छा क्या है, यहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो राजा के हाथ में नहीं है, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया, बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, या फिर कोई महामारी आ गई। अभी का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कोरोना महामारी आ गई, तो एक राजा नहीं है, लेकिन हर देश में एक सत्ताधारी पार्टी है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति तो है ही। तो ये बात है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपदा आई है, लेकिन उसको मैनेज तो कर सकते हैं। कुछ हिस्सा हमेशा ऐसा होता है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना को रोक नहीं पाए, कोरोना आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, किस तरीके से हॉस्पिटल बनाने हैं, या फिर किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोसेस को फास्ट करना है, तो वो जो चीज़ें हैं वो तो तैयारी है ना सरकार की, वो मैनेजमेंट है, और वो मैनेजमेंट कितना बेहतर करेगी सरकार, वही तारीफ की जाएगी, उसी से सत्ता, उसी से उसकी पावर रहेगी, उसी से लोग उसको पसंद या नापसंद करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक राज्य के डिस्ट्रक्शन को, किसी भी डिजास्टर से बचाने के लिए राजा को, उसके सत्ताधारी ग्रुप को हमेशा तैयार रहना चाहिए एज ए लीडर। ये मैकियावेली ने कहा, क्योंकि उसके इम्पैक्ट को, जो भी डिजास्टर है उसको मिनिमाइज तो किया ही जा सकता है, उसको आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, उस डिजास्टर को, आप भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन आप भूकंप से आने वाली आपदा के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, और उस डिजास्टर को मिनिमम कर सकते हैं। खुद बहुत बड़ी आग लग गई, जैसे रोम की एक बहुत मशहूर आग आप जानते हैं, जो नीरो की कहानी आपने सुनी होगी, नहीं तो मैं उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। तो वो जो चीज़ें हैं, वो डिजास्टर इस तरीके का होता है कि पूरी के पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है, और साम्राज्य खत्म होना, उससे पहले आप जानते हैं कि प्लेग जैसी महामारियां हुई, बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हो गया। तो लोग जब प्रिपेयर नहीं रहेंगे और उसके पीछे की एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आपका राज्य, आपकी सत्ता खत्म भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, और राजा को उन चीज़ों के लिए पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये कहा है मैकियावेली ने। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है, बहुत अच्छी बात कही है ये। उसके बाद उन्होंने देखो कन्वेंशनल मोरालिटी की जो बात कही है वो थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है, समझिए क्या है। मैकियावेली ने बिल्कुल कहा कि मोरालिटी और एथिकल प्रिंसिपल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है,
वो आप अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं। मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस को सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, प्रिंस के पास वर्च्यू होने चाहिए, उसमें मर्सी भी होनी चाहिए, उसके अंदर बेनवेलेंसी भी होनी चाहिए, उसके अंदर जनता को एक तरीके से जनता के प्रति प्रेम भी होना चाहिए, सब ठीक है। लेकिन अगर नीड पड़े जनता के खिलाफ क्रूर होने की, क्रूलिटी दिखाने की, तो वो भी परहेज नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा है मैकियावेली ने कि सत्ता जो है, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिमांड करना चाहिए। सत्ता सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन हमेशा मैकियावेली के अकॉर्डिंग कहती है सत्ता का एक तरीके से प्रिजर्वेशन, पावर का प्रिजर्वेशन। पावर के प्रिजर्वेशन के लिए आपके जो मोरलिटी है उसके साथ आपको एक तरीके से मैनेज करके भी चलना पड़े तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो गुण हैं, जो आपको कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसी के हिसाब से काम कीजिए। गुणों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कीजिए। ये कहा है मैकियावेली ने कि आप बहादुर बनिए जब आपको बहादुर बनने की ज़रूरत है, लेकिन जब आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, धोखा देने की बात है, तो धोखा दे दीजिए, छल कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा है तो आप वो कीजिए। इस तरीके की बात करते हैं। तो काफ़ी ध्रुत तरीके की बातें करी हैं मैकियावेली ने यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ठीक है, वर्च्यू रहो, लेकिन अपनी वर्च्यूअस को रखो, लेकिन डिसीटफुल बनने में कभी भी हिचकिचाहट मत रखो अगर आपकी सत्ता उससे बचती है तो। ये इस तरीके की बात की है। लेकिन मैकियावेली ने डबल स्टैंडर्ड भी रखा है। आम जनता के लिए ये बात नहीं कही है, आम जनता को डिसीटफुल होने के लिए नहीं कहा है। उसने सिर्फ ये बात प्रिंस के लिए कही है कि आम जनता को तो पूरी तरीके से मोरली ही बिहेव करना पड़ेगा, ये कहा है। क्योंकि देखिए, फैमिली में अगर भाई बहन माँ बाप आपस में ही डिसीटफुल होने लग गए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने गेन के लिए एक दूसरे से झूठ बोलने लगे, छल कपट करने लगे, तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से और केओस हो जाएगा, फैमिली वैल्यूज़ खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगे, परिवार टूट जाएंगे। तो वो तो एक अलग लेवल पे हो गया। तो मैकियावेली ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि प्रिंस जो है ना, वो तो मॉरलिटी से ऊपर है भाई। वो तो कानून खुद बनाता है, वो कानून बनाता है, वो इस पोजीशन में है, वो कानून खुद बनाता है। तो मॉरलिटी तो वो तो मॉरलिटी से ऊपर हुआ ना। तो प्रिंस कर सकता है कुछ भी, लेकिन आम जनता नहीं कर सकती। इस तरीके की बातें की हैं, जो कि इससे आप बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे कि देखिए, अगर ऐसा ही हुआ कि लोग अपनी सत्ता की बचाने के लिए अगर कुछ भी करने लगे, क्रूलिटी अपनाने लग गए, लोगों ने रिबेल किया और उसको दबाने के लिए बुरी तरीके से उनको कुचलने लग गए, तो वो तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी ना। तो वो इस तरीके की बातें हालांकि मैकियावेली ने कही हैं। देखिए, ये बात कही है, इस कोट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की गलत बातें भी कही हैं मैकियावेली ने। Any man who tries to be good all the time is bound to come ruin among the great number who are not good. Hence, a prince wants to be keep his authority must learn how not to be good. कि एक प्रिंस जो है उसको हमेशा ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि अच्छा कैसे नहीं बनना है। अब अगर हमेशा आप ये अच्छा बनने के चक्कर में पड़े रहे तो आप कई बार अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, और बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए आपको कई बार ऐसे ब्रूटल डिसीजन, हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि हर किसी के लेने की बस की बात नहीं है। अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा मॉरली करेक्ट है तो उसको ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है अगर वो सत्ता में आया है कि अच्छा कैसे ना बना जाए, और अच्छा कैसे ना बना जाए, और अच्छा ये सीख लिया तो उसको अप्लाई करने का तरीका भी आना चाहिए कि अगर आपको कई बार ऐसा हार्ड डिसीजन लेना पड़ा, लोगों के ऊपर आपको गोलियां चलवानी पड़ी, तो वो चलवाइए अगर आपकी सत्ता उससे सुरक्षित होती है, आपका स्टेट आप उससे सुरक्षित होता है, और वो लार्जर अगर बात करें बड़े स्केल के ऊपर उससे कोई फ़ायदा होने वाला है तो ऐसा कीजिए। ये मैकियावेली की सोच थी, ठीक है। तो मैकियावेली ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि ये चीज़ें इन्होंने कही हैं जो कि आप एज ए मॉरली देखोगे तो वो थोड़ी अनएथिकल हैं। फिर है थ्रेट टू नोबिलिटी। जो एक और थ्रेट इन्होंने बताई कि नोबिलिटी जो है वो आपके लिए थ्रेट रहती है हमेशा। मैंने शुरू में भी बताया था, क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं नोबिलिटी के, उनके पास पहले से कुछ पावर होती है, वो एक नेचुरल कॉम्पिटिटर बनते हैं प्रिंस के लिए। तो वो चाहते हैं प्रिंस को उसकी सत्ता से हटा के खुद राजा बनना, हर कोई चाहता है नोबिलिटी में। तो इसीलिए उनसे हमेशा बच के रहना जरूरी है राजा को, उनकी कॉन्स्पिरेसी से बचना जरूरी है कि वो कई बार आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। इसीलिए राजा को हमेशा ध्यान रखना है कि उनके एम्बिशंस को, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको अपने कंट्रोल में रखे, कि कोई भी इतना ज़्यादा खुदाने ना लगे कि कल को आपकी ही सत्ता को चैलेंज कर दे। तो उनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए देखो कैसे कोट दिए हैं मैकियावेली ने, वो भी देखिए। मैन ऑट ईदर टू बी वेल ट्रीटेड, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या है कि एक आदमी या तो अच्छे से बिहेव कीजिए, किसी व्यक्ति के साथ बहुत प्यार से व्यवहार कीजिए, या फिर इस तरीके से उसको क्रश कर दीजिए कि वो दोबारा उठ खड़ा होने के लायक ना बचे। क्योंकि अगर आपने किसी को छोटी मोटी इंजरी दी, एक थप्पड़ मार दिया, डरा दिया, धमका दिया और कह दिया कि चलो बेइज्जती करके छोड़ दिया, तो वो आदमी आपसे फिर से बदला लेगा।
और फिर से बदला लेगा तो आपको चैलेंज हो सकता है। तो आप इसीलिए आप ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को दबाना भी चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं, तो इस बुरी तरीके से क्रश कीजिए कि वो दोबारा बदला लेने के लायक भी ना बचे। इस तरीके की बातें कही, काफ़ी ब्रूटल है ना। उसके बाद उसने कहा प्रिंस को कि एक राजा के अंदर, एक प्रिंस के अंदर एक शेर और एक फॉक्स, एक लॉयन और एक फॉक्स, दोनों के ही गुण होने जरूरी हैं। लॉयन यानी बहुत ही बहादुर भी होना चाहिए राजा, कि वो अब कभी भी हार्ड डिसीजन लेने में हिचकिचाहट ना रखे, और लोमड़ी जैसा भी होना चाहिए कि मतलब बहुत चालाक चतुर होना चाहिए, कि उसे पता हो कि लोग उसके खिलाफ किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहादुर है और बेवकूफ़ है, बहादुर भी होना चाहिए और चालाक भी होना चाहिए। इस तरीके के गुण होने चाहिए, तभी वो इन थ्रेट से बच सकता है, स्पेशली जो नोबेलिटी की थ्रेट है इससे वो बच सकता है। उसके बाद कॉमन लोगों के बारे में क्या थ्रेट बताई, कि जो आम आदमी है जिसकी वजह से राजा सत्ता में है, कॉमन पीपल जो कि सोर्स हैं इस प्रिंस का, उसको हमेशा सेटिस्फाइड और स्टूपिफाइड रखना चाहिए। स्टूफाइड मतलब उनको एक तरीके से आश्चर्यचकित रखना चाहिए, अचंभित रखना चाहिए। जैसे होता है ना कि सत्ता में अभी या कहीं पे भी आप देख लें, मैं एग्जाम्पल के नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई बार होता है ना कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, फलाने फलाने मुख्यमंत्री, फलाने फलाने प्रधानमंत्री ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये डिसीजन लिया है, देखिए इतिहास, मीडिया उसको इस तरीके से रिजेंबल कर ऐसे दिखाती है जैसे कि ऐसा फैसला तो कभी लिया ही नहीं गया ज़िंदगी में, और देखिए मतलब जनता को इतना भ्रमित कर दिया कि ओहो पता नहीं क्या हो गया। तो एक तरीके से उनको सेटिस्फाई रखा और उनको एक तरीके से भ्रमित रखा, जिससे क्या है कि जनता बेवकूफ़ बनी रहे। उसके बाद क्या है, कोई भी ऐसी पॉलिसी मत बनाओ जिससे लार्ज स्केल पे आपको फ़ायदा ना हो और जनता उसके खिलाफ हो जाए, रिबेल ना करे। तो जनता रिबेल कर सकती है कोई भी आपकी पॉलिसी के खिलाफ, और आप उस पॉलिसी को हटाना नहीं चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मैनेज करना पड़ेगा। जनता आपके खिलाफ हो गई है, तो अब मैनेज कैसे करना है वो समझिए। प्रिंस में कहा गया है, मैकियावेली ने कहा कि जनता और प्रिंस के बीच में जो रिलेशन है वो, उसमें दो ही आधार हो सकते हैं, या तो जनता उससे प्यार करती है या जनता उससे डरती है। कोशिश कीजिए कि दोनों चीज़ें साथ में रहें, कि जनता आपसे प्यार भी करे और आपसे डरे भी। लेकिन अगर आप दोनों साथ में मैनेज नहीं कर सकते तो बेटर क्या है, आपसे प्यार करनी चाहिए या आपसे डरनी चाहिए। तो मैकियावेली ने कहा है कि ये बेटर है कि जनता आपसे डरे, प्यार चाहे ना करे लेकिन आपसे डरे ज़रूर। क्यों? क्योंकि लव जो है वो टेम्परेरी है और फियर जो है वो परमानेंट है, ऐसा मैकियावेली का मानना है। और मैकियावेली ने कहा कि जनता अगर आपसे डरेगी तो वो आपके खिलाफ रिबेल करने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन अगर आपसे प्रेम करती है तो वो आपसे डरेगी नहीं, वो आपके खिलाफ रिबेल भी कर सकती है और आपको चैलेंज भी कर सकती है, आपकी सत्ता को। इसीलिए इतना डर उनके अंदर रहना चाहिए कि अगर लोगों ने विरोध किया तो राजा जो है वो हमको पनिश भी करेगा, वो हिचकिचाएगा नहीं। तो इस तरीके का डर रहना जरूरी है। लेकिन उसके बाद एक बात और कही है मैकियावेली ने, और वो कहा है कि डर तक ठीक है, डर रहे वो ठीक है, लेकिन जनता आपसे नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर राजा से जनता ने नफरत करनी लग गई ना, तो क्या है कि हेट्रेड जो है वो जनता के कोरेज को अनजिप कर देगा। और वो जनता जब इतना एक होता है ना कि एकदम इतना ज़्यादा डरा दिया कि लोग अब तो हो गया कि अब क्या है, अब मर जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब इतनी नफरत हो गई राजा से कि चलो ठीक है अब मरेंगे अब मार देंगे, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस होगा तभी जाके आप जनता के ऊपर रूल कर पाओगे। उसके साथ ही राजा को कहा है कि हमेशा याद रखना प्रिंस को कि जनता की प्राइवेट प्रॉपर्टी को और उनकी विमेंस को कभी टच मत करना, क्योंकि वो उनके आत्मसम्मान की बात हो जाती है, और आत्मसम्मान पे अगर आप चोट पहुंचाओगे तो जनता आपके खिलाफ हो जाएगी और वहां से आपको एक तरीके से आपकी सत्ता बचाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो जनता के खिलाफ, जनता के किस तरीके से बरगला के रखना है, जनता को किस तरीके से मैनेज करना है। कुछ चीज़ें ठीक भी कही हैं, जैसे ये कि नहीं टच करनी चाहिए जनता की प्राइवेट प्रॉपर्टी और उनकी विमेंस को, अगर आप करोगे तो वो तो कोई भी सत्ताधारी है उसके लिए एक तरीके से ये एडवाइस तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, जनता को डरा के रखना, ये सब चीज़ें हैं, स्टूपिफाइड रखना, ये सब चीज़ें एक तरीके से उनको मैनेज करने के लिए हैं, सत्ता को पे काबिज रहने के लिए बताई गई चीज़ें हैं। फिर इस फिलोसोफर का जो इतनी बड़ी बातें इन्होंने कही, 21 जून 1527 को इनकी डेथ हो जाती है। और निकोला मैकियावेली की डेथ का कारण माना जाता है कि इनके जो बेटे हैं उन्होंने कहा था कि इनको एक पेट दर्द हुआ था, एक तरह से फूड पॉइजन हो गया था इनको, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो कितने साल की एज में जी 1469 में इनका जन्म हुआ था, तो 31 साल ये और 27 ये,
तो इतने साल तक ये जिए, लगभग 57-58 साल तक जिए। अब फाइनली बात कर लेते हैं इनकी जो फिलोसॉफी है उनके क्रिटिकल या उनके क्रिटिसिज्म की, मैकियावेलिज्म की क्रिटिसिज्म की। मैकियावेलिज्म का जो क्रिटिसिज्म है वो किसी भी आधार पे आप जानते हैं एथिकल नहीं है। एथिकल नहीं है, वो जस्टिफाई हमेशा करता है कि एंड जस्टिफाई द मीन, यही इनका आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। आप अगर एथिकल नहीं रहेंगे और हमेशा एंड की ही बात करेंगे, रिजल्ट की ही बात करेंगे, हर आदमी अपने रिजल्ट की सोचने लगेगा, तो समाज कितना अनएथिकल हो जाएगा, कितना केओटिक हो जाएगा, कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। तो एक पतन होना तय है ऐसी चीज़ें हुई तो। और वो पतन जो है वो समाज को मतलब फिर क्या, कौन लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रहेगा, कौन किसका रूल रहेगा। तो ये जो चीज़ है, फिलोसॉफी जो कही कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, राजा की सत्ता को बचाने के लिए व्यक्ति को पूरी तरीके से अनएथिकल होकर या किसी भी तरीके से अपने एंड को ही पे ही फोकस करना चाहिए, तो ये चीज़ हमेशा चलने वाली नहीं है। ठीक है, ये हमेशा नहीं है। हाँ हो सकता है कुछ समय के लिए जो पॉलिटिशियन है, जो भी किंग है, वो जनता को बरगला के रखे, कुछ समय के लिए उनको दबाव में भी रख ले, लेकिन ऐसा हमेशा चलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनता लंबे समय तक ये प्रिंस हिपोक्रेट रहेगा और जनता कभी समझ ही नहीं पाएगी। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। कुछ लोग हमेशा इंटेलेक्चुअली समझते हैं कि जनता क्या कर रहा है हमारा नेता, लेकिन जो आम जनता है वो भी एक दिन समझ जाएगी और उसके बाद रिवॉल्यूशन होगा। और ये जो जिसको प्रिंस को जितना सजा के उस राजगद्दी पे बिठाया है मैकियावेली ने, उसका भी पतन होना तय है और उसको जनता उखाड़ फेंकेगी कि अगर उसने उनके हितों के लिए काम नहीं किया और अपनी सत्ता को बचाने के लिए ही सारी एनर्जी लगा दी, तो जनता इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेगी और वो एक दिन उसको हटा फेंकेगी। ठीक है, और देयर शुड बी सम एक्सटेंड मॉरल वैल्यूज़, कुछ तो होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। मॉरल वैल्यूज़ नहीं रहेंगी तो लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, साथ ही साथ जो है किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जनता के लिए काम नहीं हो पाएगा, और जो समाज है एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हम कभी आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जो बात ह्यूमन नेचर के बारे में कही, वो भी समझिए कि ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ नेगेटिवली पेंटेड कर देना, ब्लैक पेंट कर देना कि ह्यूमन बिहेवियर तो हमेशा डिसीटफुल ही होता है, हमेशा वो फिकल ही होता है, हमेशा लोगों को मझधार में छोड़ के भाग जाता है, हिपोक्रेट ही होता है, ये बात सही नहीं है। ह्यूमन बीइंग बॉर्न पैदा ही ऐसा नहीं होता है, उसमें अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से कोई किस तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करता है, कोई किस तरीके से अडेप्ट करता है, कोई नेगेटिव हो जाता है, कुछ पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन एक ग्रे शेड हमेशा रहती है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। तो मैकियावेलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, भले ही लोग उसको प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं, रियल पॉलिटिक बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। और भले ही लोग जो सत्ता में काबिज लोग हैं वो इस मैकियावेलिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा पक्का भरता है, और उसके बाद कोई मैकियावेलिज्म उनके काम नहीं आता है। तो ये जो चीज़ें हैं मैकियावेली का फिलोसॉफी है, हमने उनको समझने की कोशिश की। और अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।